भगवत यादव हत्या मामले में सीपीआईएम के नेता और कार्यकर्ताओं ने रहिका थाना के ऊपर चढ़ाई कर दिया। तस्वीरें देख सकते हैं, रहिका प्रखंड कार्यालय के बाहर गेट पर सीपीआईएम के नेता, विधायक, कार्यकर्ता बैठे हुए हैं और भगवत यादव के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। पिछले दिनों 27 जुलाई को भगवत यादव जो कि सीपीआईएम के वरिष्ठ नेता थे, क्रांतिकारी नेता थे, उसकी हत्या कर दी गई थी। खरौआ गांव में रहिका थाना क्षेत्र में उसको ऊपर चाकू से हमला किया गया था। हमला इतना खतरनाक था कि उसको गंभीर हालत में उठाकर हॉस्पिटल ले गया गया, जहां उसकी 29 तारीख को मौत हो गई। इस मामले में अब तक पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, लेकिन अन्य कई लोग जो कि केस में नामजद है, उन लोगों की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। बड़ी बात यह है कि इस केस के आईओ के ऊपर गंभीर आरोप लगाया जा रहा है कि केस के आईओ कहीं ना कहीं मिली भगत के कारण भगवत यादव के मामले को अलग रूप देने की कोशिश कर रही है और जो गवाह है उस गवाह के बयान को सही तरीके से दर्ज नहीं किया गया है। इसी को लेकर सीपीआईएम के बैनर तले प्रतिरोध मार्च निकाला गया है और रहिका प्रखंड कार्यालय के गेट पर प्रतिरोध मार्च तथा सभा किया जा रहा है। सभी सीपीआईएम के लाल झंडा वाले रहिका प्रखंड कार्यालय के गेट पर बैठे हुए हैं, जहां पर सीपीआईएम के विधायक अजय कुमार पहुंचे हैं। अजय कुमार पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस भागवत यादव की शहादत क्यों हुई, उनकी हत्या क्यों हुई, ये जवाब तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। भागवत यादव का कसूर क्या था? उनका कसूर यही था, उसने पिछले दिनों गुड्डू यादव, जिसने कांग्रेस भागवत यादव की छुरा मार करके हत्या किया था, उस अपराधी गुड्डू यादव ने उसी गांव के प्रमोद यादव के ऊपर उसने छुरा से हमला किया था और उसके कई घर को जलाया था, दुकान को जलाया था। पुलिस की ड्यूटी बनती थी उस गुड्डू यादव को पकड़ करके जेल के अंदर बंद कर दे। अगर वो जेल के अंदर बंद होता, दूसरी बार वो हिमाकत नहीं करता और भागवत यादव के ऊपर हमला नहीं करता। भागवत यादव का कसूर क्या था? भागवत यादव का यही कसूर था कि जब पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं किया, जब थाने ने उसकी गिरफ्तारी नहीं किया, पूरे समाज के लोगों को बैठा करके कहा अब पुलिस कोई काम नहीं किया, कानून काम नहीं किया, हम समाज के लोग बैठ करके फैसला करेंगे और उसको सजा देंगे। हमें मालूम है उस गुड्डू यादव को पूरे परिवार के साथ पूरे समाज के अंदर बैठा करके कहा कि तुम्हें अपने जुल्म को कबूल करना पड़ेगा और जब कबूल किया उसको सजा दिया गया। सजा में उसे 75,000 रुपए की जुर्माना की गई और 75,000 रुपया का जुर्माना देने के साथ ही उसने घोषणा किया इस पंचायत में जो पंच है सबकी हम हत्या कर देंगे और उसका पहला निशाना कांग्रेस भागवत यादव को सुनसान में पकड़ करके वो 5-6 लफंगों के साथ उनको डैगर मार करके हत्या कर दिया। वो अपराधी सोचता था कि कांग्रेस भागवत यादव की हत्या कर देंगे, वो अकेला एक भागवत यादव है और हत्या करने के बाद कुछ नहीं होगा। लेकिन उस अपराधी गुड्डू यादव जहां भी होगा, चाहे वो जेल में हो, उसके साथ में रहने वाले और भी जो गुंडे थे वो आज देख रहा होगा भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के पास भी नौजवानों की फौज है। हम अपनी शहादत से घबराते नहीं, बल्कि शहादत के बाद हम फैसला लेते हैं कि हमें करना क्या है। हम फैसला लेते हैं हमें जवाब कैसे देना है, हम फैसला लेते हैं हम उसको सजा कैसे दें। और अगर हमारे साथी कोई दूसरे लोग ये समझते होंगे कि कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के लोग शहादत के बाद घर बैठ जाते हैं, हम घर बैठने वाले नहीं हैं। दर्जनों हमारे पास नौजवान हैं जो तुम्हारे साथ एक फैसला करके सुना देंगे। पूरे बिहार में ऐसे कई रणबांकुरे हैं जिनको भेज देंगे, किसी भी जंगल में रहोगे वहां से खींच करके जिस तरीके से तुम भागवत यादव की हत्या किया उससे भी ज्यादा खतरनाक तरीके से फैसला सुना सकता। लेकिन वो काम कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी नहीं करेगी। कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने फैसला किया है, हम कानून को बताएंगे, कानून में अपनी बात को रखेंगे और कानून उसको सजा देंगे। एफआईआर हुआ, एफआईआर में नामजद किए गए, लेकिन हमें तो आश्चर्य होता है उस एफआईआर में जिसका नामजद किया गया, गवाहों ने जिसका नाम बताया, गवाहों ने जो अपनी बात कहा, वो कौन आयु है? उस आयु को हम कहना चाहते हैं इस सभा के माध्यम से। ये थाना आप आयु अगर समझ रहे हैं कि दुनिया सिर्फ रहिका थाना ही नहीं है, पुलिस का जो दुनिया है वो यहाँ से लेकर के पटना तक है। तुम्हारे ऊपर डीएसपी है, डीएसपी के ऊपर एसपी है, एसपी के ऊपर डीआईजी है, उसके ऊपर आईजी है और सबसे ऊपर डीजीपी पटना में बैठता है। इतना दरवाजा है और हर दरवाजे को कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने अपने कदमों से नाप दिया है, अपने कदमों से नाप दिया है। अगर तुमने किसी अपराधी को बचाने के लिए किसी डायरी में गलत तरीके से अपने गवाहों के बयान को गलत तरीके से दर्ज किया है, होश में आ जाओ, नौकरी जा सकती है, नौकरी समाप्त हो सकती है और तुम्हारे ऊपर भी 420 का मुकदमा चल सकता है। बिहार के अंदर कोई एक घटना नहीं घटी, भागवत यादव की घटना के बाद आपको इसी रहिका थाना में जो है रोशन यादव की भी हत्या पुलिस कस्टडी में और जेल के अंदर हुई है। आईपीसी सीआरपीसी एक्ट क्या कहता है? जब किसी की गिरफ्तारी होती है और वो जेल के अंदर बंद होता है, तब जो घटना जेल के अंदर अगर किसी की मौत होती है उसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन के ऊपर होती है, यानी कलेक्टर उसके लिए पहले गुनाहगार होते हैं और उसके बाद जेल का अधीक्षक होता है। क्या कर रहा था ये कलेक्टर?
सुनने में आया कि कह रहा है कि रोशन यादव जो है जेल के अंदर फांसी लगा लिया। आईपीसी सीआरपीसी एक्ट क्या कहता है, पुलिस क्या कहता है? अगर कोई सुसाइड भी कर लिया तो उसके कारण क्या है? किसने उसको सुसाइड करने के लिए मजबूर किया? क्या जेल का सुपरिटेंडेंट ने किया, या जेल के गिरफ्तार करने वाले लोगों ने किया, या किसने किया? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तय करना ही होगा। और जिस कारण से ही अगर सुसाइड किया तब भी उसके कारण को तलाश करके उसको सजा देना पड़ेगा। लेकिन हमारी पार्टी मानती है कि ये सुसाइड नहीं है। हमारी पार्टी मानती है कि उसकी हत्या हुई है और संस्थानिक हत्या हुई है। जेल के अंदर आज हत्याएं होती है लेकिन उसके खिलाफ आवाज नहीं उठती, आवाज को दबा दिए जाते। लेकिन इस बार रोशन यादव की भी हत्या की आवाज को दुनिया की कोई ताकत नहीं दबा सकता। विधानसभा खुलेगा और जब विधानसभा खुलेगा ये दोनों सवाल विधानसभा के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की ओर से ना सिर्फ उठाएंगे बल्कि सम्राट चौधरी का जवाब खोजेंगे। और जवाब तो देना ही पड़ेगा, जवाब तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये लोग कहलाते हैं नरेंद्र मोदी से लेकर के सम्राट चौधरी ये देशभक्त हैं। लाल झंडा वाले लोग को कहता है कि ये देशद्रोही है। अभी 15 अगस्त को लाल किला के प्राचीर से नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री की हैसियत से भाषण देते हुए क्या कहा? उसने कहा कि दिमागी नक्सली, इस देश के अंदर कुछ दिमागी नक्सली हैं जिसके कारण दिल्ली के जंतर मंतर पर जो है आंदोलन हो गया। उस संबंध को कौन समझाएगा? उसकी समझदारी को कौन समझाएगा? ये लाल झंडा कोई आज का झंडा नहीं है। जब उसका जन्म नहीं हुआ था 1920 में इस देश के अंदर लाल झंडा की स्थापना हुई थी और तब लाल झंडा ने फैसला किया था हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे, देश के अंदर मुक्ति का आंदोलन चलाएंगे और अपने खून से देश के अंदर इतिहास लिखेंगे और उस इतिहास लिखने के बाद इस देश की आजादी होगी। उसे मालूम नहीं है इस देश के भगत सिंह कौन थे, चंद्रशेखर आजाद कौन थे, राम प्रसाद बिस्मिल कौन थे, भगवती चरण बोरा कौन थे, अशफाक उल्लाह अंसारी कौन थे? पढ़ा नहीं है मोदी, पढ़ा नहीं है इसलिए उसको मालूम नहीं है। ये लोग इस देश की आजादी की लड़ाई के सबसे बड़े दीवाना थे जो लाल झंडा में विश्वास करते थे। अगर पढ़ना है तो पढ़ लो। जब भगत सिंह को गिरफ्तार फांसी की सजा दिया था और जब उसे जेल में सिपाही जब गया और कहा कि तुम्हारा वक्त हो गया तो उसने कहा कि नहीं, अभी थोड़ी सी समय बाकी है, अभी थोड़ी सी समय बाकी है। और उसने कहा अभी एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। और वो क्या कर रहे थे? वो किताब पढ़ रहे थे। कॉमरेड लेनिन की लिखी हुई राज्य और क्रांति नाम की वो पुस्तक पढ़ रहे थे। इसका मतलब क्या है? वो लाल झंडा में विश्वास करते थे, वो कम्युनिस्ट पार्टी में विश्वास करते थे और उसको ये आज कहता है देशद्रोही उस विचारधारा को। अरे जितने दिनों तक तुम्हारा जन्म का आयु नहीं पूरा हुआ उससे ज्यादा दिनों तक इस देश की आजादी की लड़ाई में और सबको छोड़ दीजिए। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के जो पहले पॉलिट ब्यूरो के मेंबर थे 9, उन सबने जितने दिनों तक जेल में रहा तुम्हारे आयु से भी ज्यादा समय सबके जेल अवधि को जोड़ देने से वो ज्यादा होता